अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर की बात की और आप जान गए कि 3 तरह की रिफॉर्म्स हुई। टेक्निकल रिफॉर्म्स वायर देयर, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स वायर देयर एंड जनरल रिफॉर्म्स। और आपने देखा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ रिफॉर्म्स वायर देयर इन द टेक्निकल रिफॉर्म्स, राइट। तो मुदावर मकसद इन रिफॉर्म्स का यही था कि हमारा एग्रीकल्चर जो है ये उस स्टैग्नेशन से, उस बैकवर्डनेस से बाहर आना चाहिए, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। ठीक, तो आज हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की तरफ आते हैं। लेट अस टुडे गो टू द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। और इन रिफॉर्म्स को हम लैंड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को हम लैंड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। देखिए, ये जो एक्शन प्लान था गवर्नमेंट का विद रिगार्ड टू द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स includes number 1, abolition of intermediaries। जो पहली रिफॉर्म थी दैट वाज द एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। देखिए क्या था इंडिया में कि देयर वर इंटरमीडियरीज, द मिडल मैन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द एक्चुअल टिलर ऑफ द सॉइल। और इस मिडल मैन को हम जमींदार कहते थे। ठीक, और ये जिम्मेदारी सिस्टम हमने पहले भी डिस्कस किया है। बेसिकली ये जो ओनरशिप राइट ये जमींदार का था, और जो किसान था उसे एक किस्म की बेगार ली जाती थी। ज़मींदार को सरकार की तरफ टैक्स देना पड़ता था और वो जैसे चाहता वैसे टेलर का इस्तेमाल करता। लेकिन इन रिफॉर्म में क्या किया गया, इस ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया गया। ठीक, और जो ओनरशिप राइट्स हैं, ये मालिकाना हुकूक, टेलर को मालिकाना हुकूक दिए गए। ओनरशिप राइट्स हैव बीन conferred upon those who actually cultivate or till the soil। और यह इसलिए किया गया ताकि वो इस्तेसाल, एक्सप्लॉइटेशन कल्टीवेटर की जिम्मेदार के हाथों ख़त्म हो। ये एक बहुत बड़ी रिफॉर्म थी, बहुत बड़ी कोशिश थी टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग आवर एग्रीकल्चर, टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग एंड मेकिंग आवर टेलर, किसान को खुद मुख्तार बनाने के लिए एक बहुत बड़ी कोशिश थी। और दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप ये था कि रेगुलेशन ऑफ रेंट किया गया। देखिए, टू पुट एन एंड टू एक्सेसिव एंड इलीगल एक्सटॉर्शन फ्रॉम द कल्टीवेटर्स, रेंट्स हैव बीन फिक्स्ड। और जनरली क्या है कि ये जो रेंट्स है, दीज हैव नॉट एक्सीडेड 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रॉप। ठीक, तो इस तरह से रेंट को भी रेगुलेट किया गया। एंड अनदर इंपॉर्टेंट स्टेप वाज द कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। देखिए, आप जानते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर था इसमें फ्रेगमेंटेशन थी, किसकी? होल्डिंग्स की, लैंड होल्डिंग्स। और इस फ्रेगमेंटेशन को ओवरकम करने के लिए, कम्बैट करने के लिए स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, राइट। तो 2004 तक more than 630 lakh hectares of land was bought under consolidated holdings। इसका मतलब ये था कि implying holding of a farmer at one place rather than scattered in pieces at several places। अक्सर ये होता था कि हर किसान की जो लैंड थी तितर बितर थी, कहीं पे आधा हेक्टर, कहीं पे कनाल, कहीं पे कुछ। तो इससे एक फार्मर को ये मैनेज करने में बहुत मुश्किल होता था। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए कोशिश ये की गई कि इन होल्डिंग्स को हम कंसोलिडेट करें, एक किसान को एक ही जगह पे, ठीक, लैंड मुहैया की जाए। समझ रहे हैं आप? इसी तरह
एक और काम किया गया, दैट वाज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। देखिए, इक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड को इंश्योर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए सीलिंग इम्पोज की गई। किस पे? होल्डिंग साइज पे। यहाँ ऐसे भी लोग थे जिनके पास हजारों लाखों हेक्टेयर्स थे, और दूसरी तरफ वो लोग थे जिनके पास कुछ नहीं था, या जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी। तो इस तरह से कुछ लोग थे जिनके पास सरप्लस था, ओवर एंड अबव द सीलिंग लिमिट, और इस लैंड को गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में लिया और फिर रिडिस्ट्रीब्यूट किया, बांटा अमंग स्मॉल होल्डर्स और लैंडलेस लेबरर्स। तो उनकी खुद मुख्तारी के लिए एक बहुत बड़ी कोशिश थी। Another important step taken under the land reforms was cooperative farming. देखिए, cooperative farming is encouraged to further consolidate the gains of the consolidation of the holdings. इससे क्या होता है? It is encouraged to enhance bargaining power of small holders in the competitive marketing structure. ठीक, तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है, इसमें किसान ही होते हैं, वो फिर मिलजुल के एक साथ होके अपनी लैंड पे काम करते हैं, जैसे हम कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं। और कोऑपरेटिव फार्मिंग में ये होता है कि एक तो होल्डिंग्स बढ़ती हैं क्योंकि लोग जॉइंटली काम करते हैं। दूसरी बात, ये एक 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 एक, एक किस्म की एंटिटी बनती है जिसकी अपनी एक पहचान होती है, और ईजिली इससे फाइनेंस भी मुहैया होता है, और इसके लिए मार्केटिंग भी आसान होती है। और इन ए वे, ये जो मार्केटिंग सोसाइटी होती है कोऑपरेटिव फार्मिंग में, इसके लिए, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए मार्केटिंग भी आसान होती है क्योंकि इनका प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी होता है। तो फिर हर किसान का जो इसके मेंबर्स होते हैं, दे ट्राई टू सेल इट इन द मार्केट, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें होते हैं, तो उनके लिए मार्केट को भी एसेस करना आसान होता है। ठीक है ना? तो ये कुछ रिफॉर्म्स थी, लैंड रिफॉर्म्स जो इंडिया में लाई गई। अब इसके अलावा हमारे पास जनरल रिफॉर्म्स। जनरल रिफॉर्म्स में ये था कि इनका फ़ायदा हर एक के लिए था, रिलेटेड टू लैंड, रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी, रिलेटेड टू द फार्मर। ठीक, तो एंड जैसे एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़ था, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट है, रेगुलेटेड मार्केट्स, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? जनरल रिफॉर्म में। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। ठीक, तो ये चीज़ें हमने आने वाले दिनों में डिस्कस करनी है। फिर हमने अचीव क्या किया इन रिफॉर्म से, ये भी आने वाली लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है कि यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को लैंड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, और इन रिफॉर्म्स में कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए ये आपके सामने मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज और रेगुलेशन ऑफ रेंट, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग्स। ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।